आज है 18 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अभी लॉन्च की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है उसको कम करना। अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है लगभग 13 से 14% जीडीपी का लगता है। ठीक है, लॉजिस्टिक मतलब होता है कि जो सामान पहुंचाया जाता है ट्रेन से या बसों से या किसी भी साधन से देश के इस कोने से उस कोने। ठीक है, उसके जो प्राइसेस हैं उसको कम करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लाया जाएगा, सारी चीज़ों को व्यवस्थित की जाएंगी। ठीक है, और एक लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके थ्रू ये सुविधाएं जो हैं वो स्मूथली रन कर सकें। ठीक है, उसमें कई चीज़ों पर फोकस है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स और सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। ठीक है, इसमें चीज़ों को डिजिटाइज किया जाएगा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाएगा और चीज़ों को री इंजीनियर किया जाएगा इसको सुधारने के लिए। उसके बाद है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ये एक कैंपेन था कोस्टल क्लीन अप के लिए, हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं उनको क्लीन करने के लिए था, समुद्र तट जो भी हैं। और ये कैंपेन चला रहा था, अभी 17 सितंबर को ख़त्म किया गया इसको। 17 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन, इसको ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने प्रमोट किया था। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्पीड बिल्डिंग होती है उन उसके लिए। ठीक है, कृतज्ञ का यहाँ मतलब है, क्री से मतलब है कृषि, ता से मतलब है तकनीक और ज्ञा से मतलब है ज्ञान। ठीक है, उसके बाद इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार घोषित हुआ है। ठीक है, यहाँ जो सारे गांव हैं, जितने भी गांव हैं यहाँ पे, वो सब सर्टिफाइड हैं, वहाँ हर घर जल और ODF प्लस हैं। ठीक है, फिर आंगन 2022 कॉन्फ्रेंस। आंगन का मतलब यहाँ पे है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ठीक है, इसकी थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया था बी ने। बी मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। और इनके साथ कोलैबोरेट किया था स्विस एजेंसी जो है डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट के अंडर में था। ठीक है, उसके बाद है सोवा वायरस। ये एक मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है जो कि अभी इंडियन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये फ़ोन को, जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसको इंक्रिप्ट कर देगा और रैंसम मांगेगा। रैंसम मतलब फिरौती टाइप। ठीक है, फिर है आर्टिकल 145(3). इसमें बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको कम से कम 5 जजेस की ज़रूरत पड़ती है उनको मतलब सुनने के लिए। ठीक है, तो उनको हम नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। ठीक है, वो 5 होते हैं, फिर 5 से ज़्यादा होते हैं, 5 से ज़्यादा भी होते हैं। और अगर कोई केसेस जैसे किसी में पहले इंटरप्रिटेशन किया जा चुका है, मतलब 5 जजों की बेंच ने उसको इंटरप्रेट किया है, उसको री इंटरप्रेट करने के लिए या उसको फिर से सुनने के लिए उससे बड़ी बेंच की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 6 7 या और। ठीक है, कभी कभी फुल बेंच का मतलब होता है कि सारे जज बैठते हैं वहाँ पे फिर। ठीक है, तो इसमें कई सारे केसेस दिए हैं जिन्होंने मतलब एक तरह से रीडिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को या बहुत बड़े बड़े फेरबदल किए हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं मनेका गांधी केस, जिनको मेनका गांधी कहा जाता है। ठीक है, SP गुप्ता केस वो था जिसमें जो जजेस ट्रांसफर से रिलेटेड है। ठीक है, शाहबानो केस हम जानते हैं, और गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसमें बहुत सारे केस हैं। लास्ट लेटेस्ट था जो ये KS पुट्टुस्वामी केस, जिसमें प्राइवेसी के ऊपर जजमेंट आया था। फिर अभी केरला का केस था वुमेन की एंट्री सबरीमाला में 2018 में। ठीक है, ऐसे कई सारे केसेस थे। फिर है वर्ल्ड ओजोन डे। ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये इसकी थीम थी। और ये मतलब ओजोन डे मनाया जाता है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में। ठीक है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था बाद में इस डे को कमेमोरेट करने के लिए। उसी दिन से ये मनाया जाता है। ठीक है, और जो ये मॉन्ट्रियल ट्रीटी थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो उसको क्षति पहुंच रही है, जो कुछ हम केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे AC में CFC वगैरह यूज़ की जाती हैं। ठीक है, HFC और CFC। ठीक है, उनसे इनको क्षति पहुंचती थी। और वो क्या कहते हैं, ओजोन होल एक आपने टर्म सुना होगा। उसमें क्या होता है कि वहाँ पे इनका जो कंसंट्रेशन होता था कुछ जगह वो कम हो जाता है। ठीक है, और कम होने की वजह से जो सन की जो UV रेज हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। जो इसमें से जो सन की UV रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो 3 तरह की होती हैं, A B C। और तीनों ही एक तरह से हार्मफुल हैं, थोड़ी बहुत मतलब मात्रा कुछ कम होगी कुछ ज़्यादा होगी।
ठीक है, लेकिन हार्मफुल होती थी, और इनको ओजोन लेयर जो है इनको रोकता है। लेकिन अगर वहाँ पे ओजोन नहीं है तो वो सीधे आएंगी और हमें इफेक्ट करेंगी, मतलब ह्यूमन को भी और प्लांट एनिमल सबको इफेक्ट करेंगी। फिर है ग्रीन फिन्स हब। ये यूएनईपी और यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन। इन्होंने एक यही हब लॉन्च किया है जिसमें सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म की बात की गई है, ठीक है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा है जहाँ पे ग्लोबल मरीन टूरिज्म की बात की गई है, और इसमें जो मतलब जो डाइविंग और स्नॉर्किंग से रिलेटेड ऑपरेटर हैं उनकी मदद की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये 15 सितंबर को मनाया जाता है, और ये 2007 में इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था इस दिन को मनाने के लिए। उसके बाद कलर रिवोल्यूशंस, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, ठीक है। कलर रिवोल्यूशंस बेसिकली जो फॉर्मर सोवियत कंट्रीज थी वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, अलग अलग रीजन से अलग अलग जगह शुरू हुए थे, और उनका उद्देश्य था कि जो वहाँ पे भी सत्तारूढ़ पार्टी है या सत्तारूढ़ लोग हैं उनको हटाया जाए, ठीक है। नॉर्मली ये इन लोगों ने एक्यूज़ किया कि ये वेस्टर्न कंट्रीज खासकर यूएसए और उनकी एनजीओ जो हैं उनका ये काम है, ठीक है। तो इसमें कई सारी रेवोल्यूशंस हुए, जैसे ऑरेंज, ट्यूलिप, जैस्मिन। ये अलग अलग कंट्रीज में हुई अलग अलग टाइम पे। ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में हुआ था 2004 से 2005 के बीच में। ट्यूलिप जो है किर्गिस्तान में हुआ था 2005 में। जैस्मिन रेवोल्यूशन ट्यूनीशिया में हुआ था 2010-11 में, ठीक है। फिर है ईस्ट एशिया समिट। इसकी एक इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग है सियाम रीफ शहर कंबोडिया में, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो ये इंडो पैसिफिक का एक फोरम है, इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ का। इसमें 18 कंट्रीज़ हैं, 10 तो जो एशियन कंट्रीज़ है वो हैं, और 8 उनके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ के फ्रेंड। इसकी जो चेयर होती है, मतलब जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं वो इन्हीं एशियन कंट्रीज़ में से होते हैं। एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्रीज़ हैं। और जो 8 और कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर हैं, ठीक है। और इसमें जो मतलब ईस्ट एशिया समिट होती है, इसमें 3 तरह की मीटिंग्स होती हैं। एक तो जो लीडर समिट होती है जिसमें हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट आते हैं, ठीक है। और बाकी 2 मिनिस्ट्रियल लेवल की होती है जिसमें इकोनॉमिक मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, ठीक है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो उसकी मेंबर हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।